हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। फर्स्ट चैप्टर साइंस की बुक का केमिस्ट्री का है, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले अपन इसमें समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें कुछ सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ और रिएक्ट करके बनाया उसने अमोनिया। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें दो सब्सटेंस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं और उससे वो एक नया सब्सटेंस अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। आगे समझ में, कोई भी प्रोसेस जिसमें दो सब्सटेंसेस मिलकर एक सब्सटेंस या एक से ज्यादा भी बना सकते हैं, सब्सटेंसेस बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज मीथेन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको अपन बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, जिसमें दो सब्सटेंसेस मीथेन और ऑक्सीजन ने कंबाइन करा, कंबाइन करके दो प्रोडक्ट्स बनाए उन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो पूरा प्रोसेस है ये केमिकल रिएक्शन कहलाता है। आगे समझ में। अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन तो अपन ने देख लिया, अब केमिकल इक्वेशन देखना है क्या होता है। जब किसी केमिकल रिएक्शन को हम एलिमेंट्स के सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो अपन उस इक्वेशन को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे हमने पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन पढ़ा था हमने, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं। अब यदि अपन पूरा नाइट्रोजन का नाम ना लिखकर उसका सिंबल यूज करें, हाइड्रोजन का पूरा नाम ना लिखकर उसका सिंबल यूज करें, अमोनिया का सिंबल यूज करें, फॉर्मूला यूज करें, तो वो जो इक्वेशन बनेगी उसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में अपन ऐसे पूरा पूरा नाम लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन में हम पूरा नाम ना लिखकर उसका सिंबल या उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो यूज करते हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस का सिंबल होता है N2, ये हो गया नाइट्रोजन। हाइड्रोजन का केमिकल फॉर्मूला H2, अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला NH3। ये तो हमने लिख लिया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। तो यदि अपन ने ऐसे पूरे पूरे नाम लिखे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के तो उसको अपन केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, और जब अपन उन्हीं के सिंबल्स या उनके केमिकल फॉर्मूले लिखते हैं तो अपन उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब जैसे सेकेंड एग्जांपल मैंने दिया था, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब इनके केमिकल फॉर्मूले, मीथेन CH4 ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है O2, बनता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर H2O। ये जो पूरा है ये कहलाएगा केमिकल इक्वेशन, और जब अपन ने उसको ऐसे वर्ड्स में लिखा तो वो कहलाता है केमिकल रिएक्शन। आगे आता समझ में।
अब हम देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में अपन ने देख लिया था कि अपन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को उनके केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं? ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें किसी एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट साइड हो बिल्कुल उतने ही नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये फर्स्ट वाली रिएक्शन थी अपनी, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। नाइट्रोजन के रिएक्टेंट साइड में मतलब एरो के लेफ्ट साइड में कितने एटम्स हैं नाइट्रोजन के? N2 लिखा है, 2 एटम्स हैं। प्रोडक्ट साइड में एरो के राइट साइड वाली साइड प्रोडक्ट साइड, इनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, उनको प्रोडक्ट पता है तुम्हें। यहां पे नाइट्रोजन के कितने एटम है? 1, जबकि यहां पर कितने थे? 2। तो इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन है ये अभी अनबैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम किसी एक एलिमेंट के दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ नाइट्रोजन के 2 एटम है तो वहां भी 2 होने चाहिए, यहाँ जितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं उतने ही हाइड्रोजन के एटम वहां भी होने चाहिए। यदि ऐसा होता है तो इक्वेशन बैलेंस्ड कहलाती है, ऐसा नहीं होता है तो वो अनबैलेंस्ड कहलाती है। ठीक है, चलो देखते हैं अपन इसमें। अभी तो ये अनबैलेंस्ड है, तो अब इसको बैलेंस करना है अपन को। कैसे करेंगे? नाइट्रोजन 2 है तो अपन यहाँ सामने 2 लिख देते। जो भी नंबर लिखोगे वो सामने लिखोगे, बीच में नहीं लिख सकते, नीचे नहीं लिख सकते। तो नाइट्रोजन हो गया 2, जो ये सामने लिखा है वो इसके लिए भी काउंट होगा, इसके लिए भी काउंट होगा। तो यहाँ प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन के 2 एटम्स हो गए, हाइड्रोजन के 3 into 2 ये मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 into 2 6। तो नाइट्रोजन के 2 है, हाइड्रोजन के 6 हैं। यहाँ नाइट्रोजन के तो है 2 पर हाइड्रोजन के 2 हैं, जबकि यहाँ पर कितने हो रहे थे? 6। तो हम यहाँ 3 लिख दें सामने, तो 3 2 6, तो ये भी 6 हो गया। अब नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 2 6 और हाइड्रोजन 2 3 6 हो गए बराबर। तो नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन सेम, मतलब ये इक्वेशन अब अपन ने बैलेंस कर ली। ये बैलेंस्ड इक्वेशन। चलो जो सेकंड वाली थी उसको बैलेंस करते हैं। कार्बन 1, यहां कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, लेकिन यहां हाइड्रोजन 2 ही है, यहां 4 है तो वहां भी 4 होना चाहिए। यहां सामने 2 लगा दिया, ये 2 2 4, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन यहां नीचे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, 1 into 2 2, यहां 2 और ये 2, 2 + 2 4। तो ऑक्सीजन के 4 एटम्स है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में भी 4 होने चाहिए। यहां 2 लगा, ये 2 2 4। अब देखें कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 2 4, ऑक्सीजन 2 1 2 + 2 4, यहां पर 2 2 4 हो गई बैलेंस। तो इस तरह से अपन इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस्ड इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए दोनों तरफ, रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। तो इसको अपन बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आगे समझ में? अब अपन देखते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। केमिकल रिएक्शन जो है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, कॉम्बिनेशन मतलब सब्सटेंसेस का आपस में कंबाइन कर जाना। तो जब 2 सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस बनाते हैं तो ऐसे प्रोसेस को अपन बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 मिलकर एक बनाए तो कॉम्बिनेशन। ए और बी कंबाइन हुए और कंबाइन होकर उन्होंने ए बी बनाया तो अपन इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल देता हूं, जो अभी अपन ने पढ़ा था वो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन 2 हैं, दोनों ने मिलकर एक बनाया अमोनिया। तो दोनों मिलकर एक बना रहे, जरूरी है कि प्रोडक्ट एक ही होना चाहिए,
यहाँ पर रिएक्टेंट जो है वो 2 हो चाहे 3 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जो प्रोडक्ट है वो सिंगल होना चाहिए। तो जब 2 मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो अपन इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, PCl3 plus Cl2 gives PCl5। दो मिले, दोनों मिलकर एक बनाया, ये कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका नाम एक बार तुम्हें बता दूं, PCl3 इसको हम बोलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ट्राई 3 क्लोरीन है इसलिए फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। यहां पर क्लोरीन 5 है तो हम इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। बाकी ये तुम जानते हो Cl2 क्लोरीन कहलाता है। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस क्लोरीन गिव्स फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। आ गया? अगला टाइप है स्टूडेंट्स डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन ये कॉम्बिनेशन का अपोजिट है। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, 2 सब्सटेंस मिलकर एक बना रहे थे। डीकंपोजिशन में उल्टा होता है, एक सब्सटेंस ब्रेक होता है और वो ब्रेक होकर 2 या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस बनाता है। फॉर एग्जाम्पल CaCO3 gives CaO plus CO2। कैल्शियम कार्बोनेट टूटा, ब्रेक हुआ, उससे बनाया उसने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब एक सब्सटेंस ब्रेक होकर 2 या 3 प्रोडक्ट्स बनाता है तो अपन इसको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन में मैंने बोला था 2 या 3 मिलेंगे, जितने भी मिले पर प्रोडक्ट एक ही बनना चाहिए। ठीक है, डीकंपोजिशन में क्या होता है, रिएक्टेंट एक ही होना चाहिए, बाकी यहाँ प्रोडक्ट 2 3 कितने भी हो सकते हैं। तो ये कहलाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अगला टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एक एटम किसी कंपाउंड में से किसी एक एटम को हटा देता है और उसकी जगह पर वो खुद आ जाता है। ऐसे रिएक्शन को अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूं, जब कोई एटम किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट किसी एटम को हटा देता है और उसकी जगह वो खुद आ जाता है, ऐसे रिएक्शन को अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे ये है CuSO4, इसको अपन बोलते हैं कॉपर सल्फेट। ये Fe आयरन से रिएक्ट करता है, बनता है FeSO4, इसको बोलते हैं आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या, जब ये कॉपर सल्फेट आयरन से रिएक्ट करा तो आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया और उसकी जगह पर ये आयरन खुद आ गया। तो ये Fe जब यहां पर आ गया तो ये बन गया FeSO4 और इसने कॉपर को यहां से हटा दिया था। तो वो जो कॉपर हट गया था वो ये रहा, मतलब इसमें आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए अपन इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जब एक एटम किसी दूसरे एटम को किसी कंपाउंड में से हटा देता है तो वो रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। अब इसमें ये जरूरी है कि जो एलिमेंट है यहाँ पर जो दूसरे को हटा रहा है, ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, ये मोर रिएक्टिव होगा। जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है। कॉपर यहाँ पर आयरन से कम रिएक्टिव था, इसलिए आयरन ने कॉपर को हटा दिया। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट को हटाता है, वो एलिमेंट खुद ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब कैसे पता चलेगा हमें कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है? तो एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो अपन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। वो रिएक्टिविटी सीरीज जो है
उसको देखकर अपन बता सकते हैं कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज की पोजीशन देखेंगे, उससे पता चल जाता है कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। जो ऊपर आया वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे आ रहा है वो कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, उसी की बेसिस पर डिसाइड होता है कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, जैसे मान लो यदि अपन इसका उल्टा रिएक्शन लिखें, Cu प्लस FeSO4, अब हमें देखना है कि CuSO4 के साथ रिएक्ट करके CuSO4 बनाएगा क्या, आयरन को अलग करेगा क्या, देखना है कि ऐसा हो सकता है क्या। तो यहां पर क्या है, कॉपर। अब ये आयरन सल्फेट में यहां आयरन है, मैंने क्या बोला कि आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। यदि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब कॉपर जो है वो आयरन को उसकी जगह से हटा नहीं पाएगा, मतलब यहां पर Cu नहीं आ सकता, तो फिर ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ये रिएक्शन नहीं हो सकता। आ गया समझ में? तो हमेशा जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो ही लेस रिएक्टिव को हटा सकता है। यदि कम रिएक्टिव एलिमेंट है वो कोशिश करेगा तो रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है, तो रिएक्शन नहीं होगा, ये दोनों ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे, ये कंपाउंड्स फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला टाइप है बच्चों, फोर्थ टाइप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब ऐसे रिएक्शन जिनमें जब दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब जैसे मान लो एक कंपाउंड है AB, ये रिएक्ट करता है दूसरे कंपाउंड CD से। किसी भी कंपाउंड में क्या होता है, जो पहले लिखा रहता है ना ये पॉजिटिव आयन होता है, जो पीछे लिखा रहता है वो नेगेटिव आयन होता है। ऐसे इसमें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो अभी A+ किसके साथ मिला हुआ है, B- के साथ। तो वो प्रोडक्ट साइड में क्या करेगा, नेगेटिव आयन जो अपना था उसकी जगह पर दूसरे के नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन कर जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कंबाइन नहीं कर सकता, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा। तो ये क्या करेगा, अपना जो नेगेटिव आयन है उसको छोड़ देगा और दूसरे के नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन कर लेगा। तो A+ D- के साथ कंबाइन कर लेगा, तो ये बना देगा AD, पॉजिटिव वाले को पहले लिखा। ऐसे यहां का जो पॉजिटिव है वो अपने नेगेटिव आयन को छोड़ देगा और दूसरे के नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन कर लेगा। C+ और B- पॉजिटिव पहले, तो ये बन जाएगा Cb। ठीक है, पॉजिटिव था C+ तो उसको मैंने पहले लिखा। तो जब दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं और अपने आयंस को दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, जो अपना नेगेटिव है वो दूसरे को देते हैं, दूसरे का नेगेटिव खुद ले लेते हैं, ऐसे रिएक्शंस को अपन बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसका एक एग्जांपल यहां पे लिखा है मैंने, AgNO3, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। Ag मतलब सिल्वर, NO3 नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड के साथ। तो क्या हुआ, यहां का Ag+ है, NO3 पीछे लिखा है, NO3- है, यहां का Na+ है, Cl- है। तो AgNO3 क्या करेगा, अपना NO3- उसको दे देगा, उसके Cl- के साथ खुद कंबाइन कर जाएगा। तो ये Ag+ और Cl- मिलकर बना देंगे AgCl, यहां का Na+ और NO3- मिलकर बना देगा NaNO3। तो ये दो कंपाउंड जो थे इन्होंने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया, अपना नेगेटिव दूसरे को दे दिया, दूसरे का नेगेटिव खुद ले लिया। तो ऐसे रिएक्शंस को अपन बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे समझ में? अगला टाइप है बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन में जो वर्ड है रिडॉक्स, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का शॉर्ट फॉर्म है ऑक्स, और ये जो रेड है ये बना है रिडक्शन से।
तो ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, ऐसे रिएक्शंस को अपन बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन के दो डेफिनेशंस होती हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब किसी कंपाउंड में यदि ऑक्सीजन ऐड हो गया तो अपन उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यदि उसमें से हाइड्रोजन निकल गया तब भी वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट। मैंने ऑक्सीडेशन में क्या बोला? ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा या हाइड्रोजन निकल जाएगा। रिडक्शन उसका उल्टा, ऑक्सीजन निकल जाएगा या हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का ऐड हो जाना या ऑक्सीजन का निकल जाना रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, रेड मतलब रिडक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें ये दोनों होता है उसको अपन रिडॉक्स बोलते हैं। उसमें से ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने बताया, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो बना कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकल जाना। जैसे ये HI हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसमें से हाइड्रोजन निकल गया, आयोडीन अलग हो गया, तो HI में से हाइड्रोजन चला गया, हाइड्रोजन का रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको अपन बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की दोनों डेफिनेशंस हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकल जाना। ऐसी मैंने तुम्हें रिडक्शन बताया, ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ जाना या ऑक्सीजन का निकल जाना। जैसे ये क्लोरीन है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ, बना हाइड्रोजन क्लोराइड। ये मैंने 2 लिखा है बैलेंस करने के लिए। 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2HCl लिख दिया। तो यहाँ क्लोरीन अकेला था, उसमें हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, इसलिए हमने इसको रिडक्शन बोला। या दूसरी डेफिनेशन क्या है? ऑक्सीजन का निकल जाना। जैसे ये है जिंक ऑक्साइड, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, किसके साथ निकला? कार्बन के साथ। यहाँ पे +C भी आएगा। ZnO + C gives Zn + CO। ZnO में Zn के साथ ऑक्सीजन था, पर वो इस कार्बन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में निकल गया, और यहां पर Zn देख रहे हो अकेला रह गया। तो ZnO में से ऑक्सीजन का निकल जाना मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाना, इसको अपन बोलते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन में दोनों चीजें आएंगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अपन ने समझ लिया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, हमने समझ लिया रिडक्शन क्या होता है। मैंने क्या बोला? रिडॉक्स वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें दोनों होता है, मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा, दोनों रिएक्शन साथ साथ होने चाहिए, तो अपन उसको रिडॉक्स बोलते हैं। जैसे ये वाला रिएक्शन CuO + H2 gives Cu + H2O। अब इसमें तुम देखो, यहां पर कॉपर ऑक्साइड है जबकि यहां कॉपर रह गया, मतलब CuO का जो O था वो निकल गया, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। ऑक्सीजन का रिमूवल, ऑक्सीजन का निकल जाना, ये पढ़ा था हमने, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन कहलाता है। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का बनना रिडक्शन हुआ। जबकि यहां तुम देखो हाइड्रोजन है, उससे क्या बन गया? H2O, मतलब हाइड्रोजन में यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो गया, CuO में रिमूव हुआ था, इसमें ऐड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हमने क्या बोला था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हमने ऑक्सीडेशन बोला था। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही रिएक्शन है पूरा, उसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो जब एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों प्रोसेस होते हैं तो अपन इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आ गया बच्चों समझ में? तो ऐसे रिएक्शंस रिडॉक्स होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, एट द सेम टाइम होते हैं। आ गया समझ में?
लास्ट टाइप है केमिकल रिएक्शंस का एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है। इवॉल्व का मतलब निकलना, हीट का निकलना, हीट लिबरेट होना। एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब मतलब हीट का लिया जाना। तो जब हीट ली जाती है तो उसको अपन बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब हीट निकलती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे ये रिएक्शन है CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O plus heat। प्लस हीट का मतलब हीट निकल रही है। तो हीट निकल रही है मतलब कि ये वाला रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। हीट का निकलना एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। दूसरा रिएक्शन जो मैंने लिखा है CaCO3 gives CaO plus CO2। जब एरो के ऊपर ऐसे डेल्टा लगा रहता है तो डेल्टा का मतलब है हीट सप्लाई करना। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को अपन ने हीट दी तो ये टूट गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक होकर इसने बनाया CaO और CO2। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट ने हीट एब्जॉर्ब करी और फिर वो ब्रेक हुआ। तो उसमें हीट ली गई है, हीट ली गई है मतलब दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जिस रिएक्शन में हीट निकलती है वो एक्सोथर्मिक होता है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसको अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसी एंडोथर्मिक को तुम ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे तुम्हें ये डेल्टा नहीं लगाना है तो यहां पर लिख दो माइनस हीट। यदि यहां माइनस हीट लगा हुआ है इसका मतलब वो इधर जाके प्लस हो जाएगा। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट गिव CaO प्लस CO2। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट ने हीट एब्जॉर्ब करी है। तो ऐसे रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों अपने रिएक्शन के जितने टाइप्स थे ये कंप्लीट हो गए। अब इसके ऊपर वर्कशीट सॉल्व करो, बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे। थैंक यू।